देखिए 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? और उन्होंने कल के लिए किया था नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार अब की बार। और अरुणाचल के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक और बड़ा हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार घोटालों में व्यस्त थी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जिलों के दौरे पर हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब वो उनकी जो बातें उन्होंने ईटानगर में कही हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घोटालों में व्यस्त थी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर बयान देते रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो वो लोग क्या कर रहे हैं। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है, यही उनकी नीति है, यही उनकी रीति है। साथियों, सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करे, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, कासम दौरे पर पीएम मोदी चाय बागान भी गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान के दौरे के लिए गए थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान गए थे और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ इस बुलेटिन में अमित और अनामिका भी मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आंध्र प्रदेश में माना जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जेएस साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी की कोशिश है एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की, और इसी कड़ी में ये जो अलायंस है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी भी घोषणा हो सकती है इस गठबंधन की। सीट शेयरिंग को लेकर आज बातचीत हुई, अमित शाह के घर पर बैठक हुई जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है इसको लेकर बात हुई। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, 2018 में हालांकि वो एनडीए से अलग हुए थे, लेकिन एक बार फिर से साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। और अहम यही है कि आखिर वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहता है, वो देखना अहम होता है। और अखिलेश मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश,
बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जो अटल जी का जब वक्त था तो टीडीपी बीजेपी का हिस्सा थी, एनडीए का हिस्सा थी। अभी क्या अपडेट है, सीटों को लेकर ऐलान कितनी देर में हो सकता है? देखिए, करीब 1.5 घंटे तक अमित शाह के घर पे ये बातचीत चली है और इसके पहले भी 2 राउंड की बातचीत चल चुकी है और आज ये माना जा रहा है कि पूरी तौर पे बातचीत पक्की हो चुकी है। सीटें कितनी लड़नी है वो भी तय हो चुका है और सूत्रों की माने तो 25 में से लोकसभा की 17 सीटों पे टीडीपी लड़ना चाहती है, 6 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और 2 सीटें पवन कल्याण की पार्टी को मिलने वाली हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। किसी भी समय इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें जो पहले से चल रही थी सीटों को लेकर के, ये भी तय किया गया है कि किस किस सीटों पर कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी बीजेपी को, किस किस इलाके की सीटें पवन कल्याण को दी जाएंगी और कौन सी सीटें, किस इलाके की सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी लड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं और गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो करीब 1.5 घंटे बैठक चली थी उसमें ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। उसके बाद गृह मंत्री पटना के लिए रवाना हो गए और बाकी जो 2 नेता टीडीपी के प्रमुख थे वो भी चले गए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उसके बाद वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। लगातार कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उस पर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, ये भी कहा है उन्होंने। पचौरी ने साथ ही कहा है कांग्रेस ने भगवान राम को ठुकराया है, इसलिए मैंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाति न राम विदही कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित तौर पर होगा। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस में टूट की खबरें भी आम हो चली है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया।